बेगम जीनत महल ने कुछ शर्तों पर बादशाह को आत्मसमर्पण यानी हथियार डालने के लिए राजी कर लिया और फिर बेगम जीनत महल ने हटसन से मिलकर खुद की, बादशाह बहादुर शाह जफर की और शहजादों के अलावा अपने वालिद कुली खान की जिंदगी की हिफाजत का मुआहदा किया। फिर अंग्रेज अफसर हटसन ने विल्सन से मिलकर आत्मसमर्पण की कार्रवाई पूरी की। अंग्रेजी सरकार और बेगम जीनत महल से क्या मुआहदा हुआ है, इसे राज में रखा गया। और भाई कैसे हो तुम सब? रुद्र, तुम्हारा क्या हाल है? भाई रुद्रांशु से उसके बारे में कुछ मत पूछो। क्यों? ऐसा क्यों कहा तुमने? भाई ऐसा इसलिए, तुम तो हमेशा बहादुर शाह जफर में ही खोए रहते हो। मगर ये तो अच्छी बात है, इससे हमें एक बेहतरीन प्ले देखने का मौका मिलेगा। मुगलों ने हमेशा ये चाहा कि वो आवाज़ बने, उनकी आवाज़ बने, उनकी जुस्तजू का एक ज़रिया बने, जिन पर ये माना जाता था जो उनके लोग हैं, जो जिन पर वो राज करते हैं। और इसीलिए कोशिश क्या की कि उन्होंने रहन सहन वो अपनाए, ज़बानें वो अपनाई, कपड़े वो अपनाए जो वहाँ मामूली लोगों के थे। अकबर को आप देखें, जहांगीर को आप देखें और फिर बहादुर शाह जफ़र को देखें कि वो आवाज़ बने, आवाज़ आम लोगों की बने, वो रियायत की आवाज़ बने। उस पर उन्होंने सिर्फ हुकूमत नहीं की बल्कि ये चाहा कि जो उनकी ख्वाहिशें हैं, जो उनके अरमान हैं, उनको किसी तरह से पूरा करें। वैसे हिंदुस्तान जैसे मुल्क में जहाँ अलग अलग मज़हब के लोग मौजूद हैं, वहाँ मिली जुली तहजीब का होना भी बहुत ज़रूरी है, ऐसा मेरा मानना है। तुम्हारी बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं। तुम्हें मालूम है, मुग़ल बादशाहों ने इस बात को बहुत पहले ही महसूस कर लिया था। खासकर अकबर अजीम ने, उन्होंने ही सबसे पहले इस सिलसिले में आगे कदम बढ़ाया। उसके बाद के बादशाहों ने भी मिली जुली तहजीब की कोशिश की। बहादुर शाह जफर का भी यही ख्याल है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मुगल सल्तनत ने तहजीब और सकाफत को महफूज रखने की हर मुमकिन कोशिश की। ये तो आपने दुरुस्त फरमाया। और इसके साथ साथ एक मिली जुली तहजीब की मजबूत बुनियाद डाली। आज हम जिस मिली जुली तहजीब पर इतना फख्र करते हैं, ये उन्हीं की तो देन है। ऐसी तहजीब दुनिया के और किसी भी मुल्क में नहीं मिलेगी, ये भी मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ। हम जानते हैं कि उस मुश्तरका तहजीब को राइज करने के लिए मुगल हुक्मरानों को मुखालफत भी सहनी पड़ी, लेकिन वो अपने इरादे में पक्के थे, इसलिए कभी पीछे नहीं हटे, हमेशा अपना कदम आगे ही बढ़ाया। यही वजह है कि उनको देर सवेर कामयाबी जरूर मिली। इसके अलावा मुगल हुक्मरान जब से हिंदुस्तान आए यहीं रहे, कभी शिकस्त का सामना भी करना पड़ा, फिर भी वो मुल्क छोड़कर नहीं गए। यह हिंदुस्तान से मोहब्बत का जज्बा ही था कि वो हिंदुस्तान में शिकस्त के बाद भी रहे। हम जहांगीर को ही देखें, उनकी औलाद ने उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया। वो चाहते तो औलाद को बेदखल कर सकते थे, लेकिन बुढ़ापे में भी मुल्क को तरजीह दी। वो फौजी कैंप में थे और उनके वफादार सिपाही उनकी हिफाजत कर रहे थे। बेटे के सिपाही उन्हें गिरफ्तार करने की गरज से खेमे तक आ गए। मेरे बरखुरदार, या तो तुम फर्जंद हो सकते हो या फिर वली अहद सल्तनत। ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। आखिर क्यों आलम पना? बाप बेटों के दरमियान ये जंगें बार बार क्यों होती रही? दरअसल ये जंगें वजूद की जंगें थी।
मुगलों की रगों में बहते हुए उन जंगी सरदारों के खून ने ही उस कहावत को बामाना बनाया कि ईरानी नफासत भी इंसान की फितरत से कत्ल व गारतगरी की हिस्स खत्म नहीं कर सकती। क्यों? इस खून खराबे से सल्तनत कमजोर नहीं हुई? अफसोस, अफसोस, लेकिन बिल्कुल नहीं। जीतने वालों ने हर चीज पर कब्जा पा लिया और हारने वाले हमेशा के लिए तारीख की धुंध में खो गए। मायूस मत होना। जंग की दास्तानों में अक्सर बस यही होता चला आ रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। औज़त खान, तुम्हारी सलामती की दुआ करता हूँ। शहंशाह कैसे हैं? मैं उनकी मेहरबानियों से रूबरू होने के लिए यहाँ आया हूँ। खुदा तुम्हें सुकून और आफियत अता करे मेरे दोस्त। शहंशाह बेहतर हैं, सब तारीफ है उस खुदा के लिए, लेकिन इस वक्त उनसे मिल नहीं सकते। वो आराम फरमा रहे हैं। लेकिन उन्होंने मुझे तलब किया था, मुझे उनके हुजूर में पेश होना ही है। मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने तुमसे क्या कहा था, लेकिन एक बात से मैं तुम्हें आगाह कर दूं, तुम्हारे देर से पहुंचने की आदत से शहंशाह बहुत नाखुश हैं। मैं इन दरबारी साजिशों से परेशान हो चुका हूँ। मुझे उनसे फौरन मिलना है। इंतहाई गुस्ताख हो दाऊद खान, खुद को काबू में रखो। ये शहंशाह की ख्वाबगाह है। जो भी मोहब्बत खां को रोकेगा उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। देख लिया तुमने, देख लिया तुमने मोहब्बत खान जैसे मुहाफिज को। जी हाँ। बरखुरदार अच्छी तरह समझ लो कि सिपाही और मुहाफिज का किरदार अलग अलग होता है। कब कौन सिपाही किसी का वफादार हो जाएगा और कब कौन मुहाफिज किसी के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाएगा, कोई नहीं कह सकता। ये तो आपने बिल्कुल सही फरमाया। और तारीख में ये भी देखने को मिलता है कि मुहाफिज ही अपने आका की जान ले लेता है। मुगल दौर में भी इसकी मिसाल मिलती है और आज के दौर में भी कि मुहाफिज ने बादशाह को ही बंदी बना। मुगल हुकूमत ही नहीं बल्कि तमाम हाकिमों को इस बात का अंदाजा होता है कि उनकी फौज किस तरफ जा रही है। मुगलों की तो रिवायत रही है कि जैसे ही औलाद जवान होती है उन्हें ये खौफ सताने लगता था कि कहीं हुकूमत उनकी औलाद के पास न चली जाए। इस फिक्र में सभी भाई एक दूसरे को शक की निगाह से देखने लगते थे। मौका मिलते ही पहले बादशाह को खत्म करते थे, उन्हें कैद कर लिया जाता था और बाद में भाइयों का कत्ल कर दिया जाता था। जाहिर है कि मुगल सल्तनत के बादशाह जहांगीर कहां इससे बच सकते थे। जहाँपना, एक बात बताइए। पूछो पूछो। क्या आपके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ? क्या? मेरा मतलब है कि मैं समझ गया, मैं समझ गया। मेरे पास लड़ने के लिए बच्चा ही क्या था कि मैं तलवार उठाता। शायद इसीलिए हम इंतहाई बेहयाई के तमाम मरहलों से यहाँ बेनियाज हो गए हैं। बरखुरदार ये हकीकत है, ये हकीकत है। रोज मामूर दुनिया में खराबी है जफर,
ऐसी बस्ती से वीराना बनाया होता। ऐसा शोर है जो हमारे आराम में मुखिल हो रहा है। ऐसी गुस्ताखी है मुअज्जिब खान, तुम अपने होश व हवास खो बैठे। तुम्हारा सर तुम्हारे धड़ से इसी वक्त जुदा कर देना चाहिए। जहांपना, मैं माफी का ख्वास्तगार हूँ, मुझे माफ फरमाइए। सजा और सजा का मामला खुदा पर छोड़ दीजिए। जहांपना, मैं अपनी इस गुस्ताखी के लिए माफी का ख्वास्तगार हूँ, लेकिन अब हमें चलना चाहिए। मुझे अपनी तलवार उठाने दीजिए, वक्त बर्बाद नहीं किया जा सकता। तुम किस इख्तियार से हमें हुक्म दे रहे हो? तुम तो खुद अपने फराइज से दूर नजर आते हो। जहांपना, बराहे करम मामला को और पेचीदा ना बनाइए। हमारे खेमे को तकरीबन 100 राजपूत घुड़सवारों ने घेरे में ले रखा है। क्या कोई और रास्ता नहीं है? हाँ जहांपना, कोई और रास्ता नहीं है। आपके कहने से मेरी फौज ने खेमे के बाहर के हालात पर काबू पा लिया है। तुम ये कहना चाहते हो कि शहंशाह हिंदुस्तान को तुम्हारा कैदी बनना पड़ेगा? हालात को बयान करना अच्छा नहीं रहेगा। अगर हम इनकार कर दे तो हमारी फौजें पुल के आर पार फैली हुई हैं। हम यहां से ऐसे जा सकेंगे जैसे हमारा सल्तनत पर कब्जा न रह गया हो। साजिश है महावत खान, इसकी साजिश। बादशाह सलामत, मेरी गुस्ताखी माफ फरमाइए। मैं आपका ताबेदार हूँ, मैं आपको कैदी नहीं बना सकता, लेकिन मेरी वफादारी आपकी हिफाजत के लिए मुझे ये कदम उठाने पर मजबूर कर रही है। इस वक्त आप सूझबूझ से काम लीजिए और जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। हमारा गुस्सा आतिश फिशा के लावे की तरह उबल रहा है। अगर हम अपनी सल्तनत के लिए तुम्हारी गुस्ताखी को बर्दाश्त करते हैं, जहांगीर जिसने अकबर आजम की अजीम ताकत को ललकारा था, जहांगीर खौफ से नाआशना है। अगर हमारी हड्डियां बुढ़ापे की वजह से खस्ता और थक न गई होती तो? आलम पना, बढ़ापा हम सबके जिस्मानी आज़ा पर आती है और अकल पर भी, लेकिन एक शहंशाह का मकाम जमानों से ऊपर होता है। और शर्त यह है कि आप अपने का लिहाज रखें। आपने अपने साथ बड़ी ज्यादती की। आपने छोटे छोटे लोगों को हुकूमत करने की आज़ादी दे दी। ऐसे लोग जो किसी भी एतमाद से आपके लायक नहीं, वो लोग आपके नाम से हुकूमत कर रहे हैं। यहाँ तक कि आपके फर्जंदे अर्जुमन और मायूस वली अहद। हमें पहले भी खबरदार किया गया था, हमें इस पर पहले भी ध्यान देना चाहिए। ने हमें हमारी बेगम नूरजहां को तकलीफ पहुंचाई है। वो एक बेमिसाल मलिका है, दुनिया के लिए एक सच्ची रोशनी। इसके पीछे शहजादे का हाथ है? नहीं जहांपना, नहीं। खुदा मुझे माफ करे कि मैं नूरे आलम पर किसी भी किस्म का इल्जाम लगाऊं, लेकिन आलम पना, हाँ, हुकूमत का मामला किसी गैर मजाज खातून के नाजुक हाथों में नहीं दिया जा सकता। तुम्हारी छोटी सोच हैरतनाक है। तुम मजहब इस्लाम के मुखलिद होकर भी उसकी तौहीन कर रहे हो। पैगंबर आजम ने खुद अपने से बड़ी खातून से शादी की थी और वो खुद उनकी मुलाजमत करते थे। तुम ये कह रहे हो कि औरतों को महज अपने घरों तक ही महदूद रहना चाहिए? ये महज औरतों का मामला नहीं है। आपका तमाम दरबार फारस से आए कुछ मुहाजिरिन के हाथों में सिमट कर रह गया है और वही तमाम फैसले करते हैं। आपके फैसलों पर तो कोई होठ हिलाने की जुर्रत भी नहीं कर सकता आलम पना, लेकिन इन बाहरी लोगों की हुकूमत को बर्दाश्त करना। बाहरी लोग? ये
ये कब तक बाहर ही रहेंगे? और तुम किसी की असलियत उसके खिलाफ कैसे इस्तेमाल कर सकते हो? और तुम खुद कहां से आए हो? अब तुमने मुझे भी तो अपना कैदी बना लिया है। हमने तुम पर एक वफादार दोस्त और सच्चे साथी की हैसियत से यकीन किया। ये क्या बेवकूफी है? न तीर है कमां में, न सयाद है कमी में, गोश में कफस के मुझे आराम बहुत है। देखिए बरखुरदार, बादशाह कैद हो गए। वो सोचते ही रह गए कि ये अचानक यकायक मेरे साथ क्या हो गया। हालांकि ऐसा भी नहीं हो सकता कि उन्हें इस बात का अंदाजा ना हो कि उनके साथ ऐसा हो सकता है, लेकिन इस वक्त उनके साथ ऐसा होगा इसका अंदाजा न था। लेकिन कैद में होने के बावजूद अपने आप को बादशाह समझता रहा और अपने अंदर वापस आने की उम्मीद बरकरार रही, क्योंकि उन्हें अपने वतन से यानी कि हिंदुस्तान से मोहब्बत हो गई थी, जिसका इजहार बार बार किया भी जाता रहा। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। उस वक्त के बादशाह को कैद तो कर लिया गया, लेकिन उसकी शान वही रही। उसकी आरजू यही रही कि वो अपने वतन हिंदुस्तान में ही रहे, और ऐसा ही हुआ। बादशाह जहांगीर ने दम तोड़ा तो अपनी मिट्टी पर। वो दूसरे दरबारियों के बहकावे में नहीं आए। सजा और जजा के लिए इंतकाल किया तो मादर वतन हिंदुस्तान के लिए। जहांगीर को ऐसा एहसास हो गया था कि उसे कैद करने वाला खुद उसका बेटा है। ये जानने के बावजूद जहांगीर ने कोई एहतजाज नहीं किया। हमेशा हर माँ बाप की तरह औलाद का भला ही चाहा। जहां बना आपकी मेहरबानियां मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। आइए पंजाब चलें, यही हम सबके लिए बेहतर होगा। अच्छा, बहुत हो चुका। इन फौजों की क्या हैसियत? गैर मुआयना मुद्दत तक हमारी वापसी का इंतजार नहीं करेंगी, लेकिन बेगम हमारा इंतजार कर रही। तुम्हें उनके खौफ का डर नहीं? आलम पना, उनके पास दरिया को पार करने का रास्ता नहीं। मैंने इसका इंतजाम पहले ही कर लिया था। आइए, अब हमें चलना चाहिए। बेगम की देखभाल फौजें कर दें। तुमने हमारे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। अगर हमें चलना ही है तो हमें जाना होगा। लेकिन महाबत खां, तुम्हें बेगम के इंतकाम का अंदाजा नहीं है। ये वो बेगम है जिन्होंने एक ही बार में 6 चीतों को हलाक कर दिया था। मैं जानता हूं जहांपना, पर मैं ये भी जानता हूं कि फौजों को शाही खैमेगाह पर हमला करने के लिए तैयार नहीं किया जा सकता। लेकिन मेरा मंसूबा मुकम्मल है। मेरी वफादारी का मरकज तो आप हैं। तब तो तुम्हें बेगम की जहानत और इस्तेकामत को समझते नहीं हो। किसी को भी दरिया पार करने की इजाजत नहीं, और बेगम साहिबा भी इससे अलग नहीं हैं। ठीक है, देखेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। हमें कहां जाना होगा? पंजाब, आपके भारी भरकम दोस्तों से बहुत दूर आलम पनाह। हम बेगम साहिबा को ये पैगाम भेजेंगे कि हमारे काफिले पर हमला करके
आपकी जान को खतरे में ना डालें। आपकी बेशकीमती जान अजीज आलम पनाह। जहां पनाह, मेरी जान बख्शी फरमाइए। मैं बहुत ही हैरतनाक खबरें लाया हूं। शाही फौजों ने दरिया को उबूर करने की कोशिश की। शायद बेगम साहिबा भी उनके साथ थी, लेकिन दरिया की मौजें बहुत तेज थी। बहुत सारे लोग तो दरिया में डूब गए। खुदा है बुजुर्ग व बरतर अजीम और रहम करने वाला है। बेगम साहिबा हिफाजत के साथ अपनी खामगाह को वापस चली गई। अब अपनी हिफाजत के लिए उन्हें वहीं रहना चाहिए जहां बना, लेकिन अब आपको भी अपना सामान्य सफर बांध लेना चाहिए, क्योंकि आपकी सल्तनत के हालात बेहतर नजर नहीं आते। अगर आप चाहें तो मेरा तेज रफ्तार घोड़ा ले सकते हैं। नहीं, हम अपने पुराने वफादार साथी को नहीं छोड़ेंगे। अगर एक शहंशाह को एक मामूली सिपाही का हुक्म मानना पड़े, यकीनन ये सब कुछ ठीक नहीं होगा। तुमने शहद की मक्खियों को छेड़ दिया है महाबत। हाँ, अब बेगम के इंतकाम के लिए तैयार हो जाओ। आलम पनाह, आपकी खिदमत करने का जज्बा हर मुश्किल काम को आसान बना देता है। आलम पनाह, आइए पंजाब चलें और वहां से काबुल, तमाम साजिशों से दूर, बहुत दूर। हिंदुस्तान ने आपको बहुत ताकतवर बना दिया है। अगर तुम्हें इक़्तिदार की इतनी ही हवस है तो तुम्हें अपनी तलवार इस्तेमाल करनी होगी। इसके पीछे शाहजहां का हाथ है। कम से कम तुम तो तन्हा ये नहीं कर सकते। नहीं जहां बना, नहीं। आपको मेरी ढाल बने रहना होगा। आप बखूबी जानते हैं कि कुदरती निजाम में कोई गैर फितरी उनसुर तो शामिल ही नहीं हो सकता। तुम समझते हो कि कुदरत तुम्हारी ये गुस्ताखियां माफ कर देंगी? आलम पनाह, इस किस्म के सूरत हाल में थोड़ी बहुत रियायत तो लेनी ही पड़ती। तुम्हारा मतलब पाखंडियों से है? आप जो मुनासिब ख्याल फरमाइए, उन्हें वो नाम दें, लेकिन अगर बेगम आपके नाम से हुक्मरानी कर सकती हैं तो फिर मैं क्यों नहीं। वो बहुत देर तक पीछे नहीं रहेंगी महाबत खां। सुबह होने दो, देख लेना वो तुम तक पहुंच कर ही दम लेंगी। और हम यकीनन बेगम साहिबा का खैर मकदम करेंगे। लेकिन अगर बेगम आपके साथ हो तो ये बात हम दोनों के लिए ही अच्छी होगी। ये साजिश करना कहां से सीख लिया महाबत खां? मैं आपका खिदमतगुजार आलम पनाह। देखो, बादशाह जहांगीर ने जिन लोगों पर सबसे ज्यादा यकीन किया, उन्हीं लोगों ने उन्हें कैद करवाया। उनकी बेगम नूरजहां ने भी दगा दिया। और देखिए कि किस तरह बादशाह और शहजादे के बीच मन मुटाव का फायदा महाबत खान जैसे सिपा सलार ने उठाया, और फिर बादशाह की कमजोरी का भी फायदा उठाया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही फरमाया। बादशाह जहांगीर इस हालत से बाहर भी निकले और फिर अपनी जान तक की कुर्बानी थी। ऐसा वतन परस्त हो जो असल में अपने वतन, अपने हिंदुस्तान से मोहब्बत करता हो, वो अपने वतन से बाहर कैसे जा सकता है? जहाँ पना, मैं आपकी बातों को सिर्फ समझ ही नहीं रहा, बल्कि महसूस भी कर रहा हूँ। अरे भाई, क्या मतलब है इस तरह की अंगड़ाई का? मतलब मत पूछो। क्यों? इसका मतलब है
कि रुद्रांशु को आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर से मुलाकात का फिर से तजुर्बा हुआ। जी हाँ,